नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शाम के सबसे दिलचस्प बुलेटिन की हम बात करेंगे। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे यूपी में क्यों नहीं मिल रहे इंग्लिश मीडियम के शिक्षक, क्या कहता है यूपी में राज्यसभा चुनावों का गणित, और होली की वजह से कहां कसा गया मिलावटखोरों पर शिकंजा। यही नहीं, बुलेटिन में कई और अहम खबरें, लेकिन शुरुआत अलीगढ़ के हॉस्टल से आई छात्रों के यौन शोषण की खबर के साथ करते हैं। अलीगढ़ के एक स्कूल के हॉस्टल से ऐसी खबर सामने आई जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। मामला 3 मासूम छात्रों से यौन शोषण का है, वो भी एक ही परिवार के। रिपोर्ट देखिए आप। स्कूल के हॉस्टल में छात्रों से गंदी बात, मासूम छात्रों के साथ घिनौनी वारदात, नशीला पदार्थ खिलाकर यौन शोषण। अगर आप अलीगढ़ से ताल्लुक रखते हैं तो इस स्कूल को गौर से देख लीजिए, क्योंकि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इस स्कूल से जो खबर निकलकर सामने आई वो आपको सोचने पर मजबूर कर दी कि शिक्षा के मंदिर में आखिर ये हो क्या रहा। दरअसल मिशनरी इंस्टीट्यूट स्कूल के छात्रावास में 3 मासूम छात्रों से यौन शोषण की खबर सामने आई है। जब रात में मेरे तीनों भैया सो रहे थे, रात में एक नाम 2 लड़के हैं, ध्वज कौशिक और अरुण गुप्ता, उनने मेरे भाई के साथ गंदी हरकत की। वैसे तो उसने हमें बताई, हमने उनको बताई थी कि ऐसे ऐसे किया है, तो उनने हमें मारा बेगम में, ऐसे किया, तो हमने माँ बापों को बताया। पीड़ित बच्चों की मां ने डीएम और पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। तीनों बच्चे कक्षा 2, 3 और 4 के छात्र हैं, जो इसी स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। बताया जा रहा है कि नशीला पदार्थ खिलाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। इस वारदात को और किसी ने नहीं बल्कि 10वीं और 6वीं में पढ़ने वाले छात्रों ने वार्डन चंद्र मसीह के साथ मिलकर अंजाम दिया। जिसके बच्चे इन ग्राम स्कूल में पढ़ते हैं, उसने ये आरोप लगाया है कि हॉस्टल में उसके बच्चों के साथ सहपाठी बच्चों ने कुछ गलत कृत्य किया है, छेड़खानी वगैरह की। इसका संज्ञान लेकर के अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है, बच्चों का मेडिकल कराया जा रहा है। शिक्षा के मंदिर में एक नहीं बल्कि 3 सगे भाई छात्रों के साथ हुई इस गंदी हरकत ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि जब पीड़ित बच्चों के परिजनों ने स्कूल प्रशासन से इस बात की शिकायत की तो वो मामले को रफा दफा करने की कोशिश करने लगे। हद तो तब हो गई जब स्कूल प्रशासन ने उल्टे पीड़ित बच्चों को ही स्कूल से बाहर निकाल दिया। आप स्कूल से निकाल दिए? आपको निकाल दिया। स्कूल नहीं जाते हो? नहीं। किसने निकाला है? चंद्रमासी सर और विनीता मैम, डायरेक्टर सर, हॉलका सर। घटना के बाद से तीनों पीड़ित छात्र आहत। अब ऐसे में देखना होगा कि पुलिस इस गंभीर मसले पर क्या कार्रवाई करती, क्योंकि यहाँ दोषी सिर्फ वो आरोपी नहीं बल्कि बड़ी सी बिल्डिंग वाला ये स्कूल भी, जिसने अपनी झूठी शान बचाने के चक्कर में मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। अलीगढ़ से ईटीवी के लिए आलोक सिंह की रिपोर्ट। बात यौन शोषण की हुई, स्कूल में एक और खबर स्कूल से ही जुड़ी हुई है। यूपी सरकार ने सरकारी स्कूलों में कॉन्वेंट स्कूल जैसी पढ़ाई की बात कही है। कहा है कि यूपी के सरकारी स्कूलों में भी अब इंग्लिश मीडियम वाली पढ़ाई होगी। लेकिन सवाल तो ये है कि बिना टीचर के इंग्लिश मीडियम वाली पढ़ाई कराएगा कौन? देखिए रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई, अगले सत्र से इंग्लिश मीडियम पढ़ाई का वादा। लेकिन इंग्लिश मीडियम टीचर लाना बड़ी चुनौती। बिन टीचर कैसे होगी कॉन्वेंट वाली पढ़ाई? शासन के वादे को देखते हुए सूबे के बेसिक शिक्षा विभाग ने अगले सत्र से इंग्लिश मीडियम पढ़ाई शुरू करने का ऐलान किया है। लेकिन अब विभाग के सामने इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक तलाशना बड़ी चुनौती बन गया है। अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा, लेकिन अभी तक इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए पूरे शिक्षक ही नहीं मिल पाए हैं। बच्चों के हित के लिए टीचर्स को मतलब अप्लाई करना चाहिए, आगे आना चाहिए अगर उनके पास मतलब योग्यता है। 1 अप्रैल से 5000 इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे शुरू। इन स्कूलों के लिए 25,000 शिक्षकों का चयन होना है। ये चयन पहले से पढ़ा रहे 3,53,365 शिक्षकों में से किया जाना है। अब तक पूरा नहीं हो पाया है 25,000 आवेदन का आंकड़ा। लिखित परीक्षा से होगा आवेदन करने वालों में से चयन।
लखनऊ के 45 स्कूलों के लिए 225 शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन आवेदन सिर्फ 140। गोरखपुर के 100 स्कूलों के लिए 500 टीचर्स की जरूरत है, लेकिन आवेदन सिर्फ 321। मथुरा के 50 स्कूलों के लिए 250 शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन आवेदन सिर्फ 125। ये तो महज कुछ जिलों के आंकड़े हैं। हकीकत यह है कि प्रदेश के कई जिलों में जरूरत से आधे शिक्षक भी नहीं मिल पा रहे हैं। इसे देखते हुए अब तो ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या इन स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स को इंग्लिश नहीं आती, या आवेदन न आने के पीछे कोई और वजह है। मेन कारण है न आने के कि टीचर्स को लग रहा है कि उनके स्कूल छूट जाएंगे और हो सकता है उनकी पोस्टिंग दूर के स्कूलों में हो जाए। दूसरा, उनको लग रहा है कि इन स्कूलों पे विभाग की निगाह अधिक रहेगी और उन्हें हो सकता है परेशान होना पड़े बार बार। लेकिन मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हमारे जो भी स्कूल्स हैं, जो टीचर जिस स्कूल में हैं, वो प्राथमिकता पे हम उनको वही स्कूल देना चाहेंगे और चाहेंगे जिस तरह उन्होंने अपने स्कूल को अच्छा बनाया उसको और अच्छा करें। और एक चैलेंज के रूप में मैं कहूँगा टीचर्स को लेने के लिए, जिससे कि अच्छे से अच्छे बच्चे निकाल सकें और अच्छे से अच्छे संख्या बच्चों को पढ़ा सकें। खैर, अब वजह जो भी हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाई को लेकर शिक्षा विभाग की तैयारी एक्सपोज हो गई है और इसका खामियाजा अब छात्रों को चुकाना होगा। 3.5 लाख टीचर, लेकिन 25,000 भी ऐसे नहीं जो बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा सके। कहीं ना कहीं ये शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाता है। ऐसे हालात में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार इंग्लिश मीडियम के स्कूल तो खोल देगी, लेकिन वहां पर बच्चों को इंग्लिश मीडियम जैसी पढ़ाई मिलेगी भी या नहीं। कैमरामैन राजेश के साथ शैलेश अरोरा, ETV न्यूज, लखनऊ। राज्यसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। बीजेपी सीटों के गुणा भाग में जुट गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि कुल 10 सीटों में यूपी के बीजेपी नेताओं को कितनी सीटें नसीब होती हैं। राज्यसभा चुनाव की सियासी बिसात, सीटों की गुणागणित में जुटी बीजेपी। केंद्रीय मंत्रियों को अगर मिलेंगी सीटें तो फिर यूपी के खाते में क्या आएगा? जी हां, यही सवाल मौजू भी है और शायद यूपी के बीजेपी नेताओं की ज़हन में घूम भी रहे हैं कि राज्यसभा की 10 सीटों में यूपी के नेताओं के हिस्से में क्या आएगा। दरअसल ये पहला मौका है जब प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई योगी सरकार की सीटों से बीजेपी नेताओं का भला होने वाला है। ऐसे में यूपी के तमाम नेताओं की हसरतें परवान चढ़ रही हैं कि किसकी लॉटरी लग जाए। लेकिन इस पूरी में ट्विस्ट है जनाब, क्योंकि राहें इतनी भी आसान नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, पहले जरा ये समझ लीजिए। दरअसल 16 राज्यों की जिन 58 सीटों पर नेताओं और मंत्रियों का राज्यसभा से कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें बीजेपी के कुल 17 नेता हैं, जिनमें 8 मंत्री हैं। इसलिए सरकार की पहली प्राथमिकता होगी उन मंत्रियों को किसी भी हाल में राज्यसभा में फिर से भेजने की। और ऐसे में सबसे मुफीद और बेहतर जगह यूपी ही हो सकती है, क्योंकि जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी के लिए यूपी से कम 8 सीटें तो पक्की हैं। अब जरा ये जान लीजिए कि मोदी सरकार के वो कौन कौन मंत्री हैं जिनका राज्यसभा से कार्यकाल खत्म हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय मंत्री मनसुख लाल मंडाविया। जाहिर है इन मंत्रियों में कईयों को बीजेपी यूपी की सीट से राज्यसभा भेजने की तैयारियों में होगी। दूसरी पंक्ति में वो नेता हैं जो मोदी सरकार में बीजेपी का चेहरा बनकर उभरे हैं। सौगात में इन्हें भी राज्यसभा भेजे जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। उनमें जो चेहरे हैं वो है बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी, बीजेपी प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री, बीजेपी प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह। इस फहरिस्त को देखने के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इन नेताओं को सेट करने के बाद जो सीटें बचेंगी वो यूपी के नेताओं के खाते में आएगी। ऐसे में यूपी में दावेदारों की लंबी चौड़ी लिस्ट के सामने सीटें कम नजर आ रही हैं। जाहिर है अब संगठन को ये तय करना है कि मिशन 2019 को सफल बनाने के लिए
राज्यसभा के रास्ते वो अपने मंत्रियों पर भरोसा करेगी या यूपी बीजेपी का चेहरा माने जाने वाले अपने नेताओं पर? तस्वीर तब साफ होगी जब बीजेपी की लिस्ट सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश में 9 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है, जबकि बीएसपी चीफ मायावती राज्यसभा से इस्तीफा दे चुकी हैं। इस लिहाज से प्रदेश से ऊपरी सदन के लिए 10 सीटें खाली हो रही हैं। इनके लिए मतदान होना है। इस मतदान में बीजेपी तो संख्या बल में मजबूत है। ऐसे में विपक्ष एकजुट होने की कवायद में जुट गया है। उत्तर प्रदेश में ऊपरी सदन के लिए 10 खाली सीटों के लिए मतदान होना है। इसमें सत्ताधारी बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलनी तय हैं, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं, लेकिन बाकी सभी चुनाव से राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया अलग होती है। यूपी में 403 विधायक हैं और यहाँ से 10 राज्यसभा सदस्य का चुनाव होना है। इसलिए हर राज्यसभा सदस्य को कितने विधायकों को वोट चाहिए, ये तय करने के लिए कुल विधायकों की संख्या 10 सीट में 1 जोड़कर विभाजित किया जाता है, यानी 403/11 यानी 36। इसमें 1 जोड़ देने पर 37 हो जाता है। यानी यूपी में राज्यसभा की 1 सीट के लिए कम से कम 37 वोट की जरूरत होगी। इस लिहाज से यूपी विधानसभा में संख्या बल के मुताबिक 312 विधायकों वाली सत्ताधारी एनडीए को 10 में से 8 राज्यसभा सीटें मिलना तय है। प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के 47 विधायक हैं, इसलिए 37 वोट के हिसाब से सपा को 1 राज्यसभा सीट मिलेगी। राज्यसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से 2 राज्यसभा सीट हासिल करने के लिए एकजुटता की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एसपी के 47, बीएसपी के 19 और कांग्रेस के 7 विधायक के साथ 73 मतों से 2 राज्यसभा सीटें विपक्ष को मिल सकती हैं। लेकिन इसके लिए तीनों पार्टियों को एकजुट होना होगा, जिसमें बीएसपी का शामिल होना सबसे अहम है। राज्यसभा चुनाव में सपा, बीएसपी और कांग्रेस के बीच अगर एकजुट होने पर सहमति बनती है तो ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि इसका असर प्रदेश के लोकसभा उपचुनाव पर भी पड़ेगा। साथ ही विपक्ष की इस एकजुटता की कवायद को कारगर करने का मकसद आने वाले चुनावों में बीजेपी की चुनौती से निपटना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कट्टर हिंदुत्व को लेकर दी गई संघ प्रमुख की नई परिभाषा भी अब विपक्ष को रास नहीं आ रही। विपक्ष ने इसे सियासी रंग में रंग दिया है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और संघ को हिंदुत्व की याद आ जाती है। संघ प्रमुख के बयान पर सियासत, हिंदुत्व की परिभाषा पर घिरे भागो। विपक्ष ने बताया संघ का सियासी एजेंडा। कट्टर हिंदुत्व यानी कट्टर अहिंसा, कट्टर हिंदुत्व यानी कट्टर अस्तेय, कट्टर ब्रह्मचर्य, कट्टर अपरिग्रह, कट्टरता उदारता के लिए। लेकिन दुनिया का एक व्यावहारिक नियम है कि दुनिया अच्छी बातों को भी तभी मानती है जब उसके पीछे कोई शक्ति खड़ी हो, कोई डंडा हो। मेरठ में संघ के राष्ट्रोदय कार्यक्रम में 3 लाख स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कट्टर हिंदुत्व की जो परिभाषा दी, अब उसी पर सियासत शुरू हो गई। बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्षी दल इस बयान को लेकर संघ और बीजेपी दोनों पर एक साथ हमलावर हो गए। विपक्ष का इल्जाम है कि संघ और बीजेपी शुरू से ही ध्रुवीकरण की राजनीति करते रहे और चुनावी मौसम शुरू होने वाला है, इसीलिए हिंदुत्व की याद आ रही है। जो भाजपा की यही रणनीति रही है, वो विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी की ये रणनीति रही है कि लोगों का पोलराइजेशन हो, और उसी पोलराइजेशन के लिए ये समय समय पर तमाम तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं। परिभाषा बदलने से पहले हर बात का राजनीतिकरण करना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बंद कर दे, ये मानवता के लिए सबसे बड़ा समर्पण उनका होगा। हालांकि बीजेपी संघ प्रमुख के इस बयान को कहीं से भी सियासी नहीं मानती। योगी सरकार के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने संघ प्रमुख के बयान का समर्थन किया और हिंदुत्व को भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूल विचारधारा में शामिल बताया है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आने से पहले ही ऐसे बयानों के सामने आने की बात कहना सही नहीं, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव योगी सरकार के किए गए विकास कार्यों पर ही होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपनी विचारधारा, और वो संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं, एक एक घर में जाकर इस बात की अलग जगाने को प्रतिपल तैयार है कि हिंदुत्व
हमारी मूल विचारधारा है। भारतवर्ष निश्चित रूप से बाकी सब सर्वधर्म संभाव है, लेकिन मूल क्या है, और इसके ऊपर उन्होंने चर्चा किया है। जहाँ तक प्रश्न चुनाव के ऊपर है कि चुनाव आते हैं इस तरह की बात होती है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा सोच बहुत अच्छा नहीं है। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कट्टर हिंदुत्व को कट्टर उदारता और कट्टर अहिंसा की संज्ञा दी। अब विपक्ष को संघ प्रमुख की इसी परिभाषा से एतराज है। सवाल ये है कि संघ प्रमुख का बयान भले ही सियासी हो या फिर इसके सियासी नफा की कोई गुंजाइश बनी रही, समाज को तोड़ने नहीं जोड़ने वाले इस बयान पर बवाल मचना क्या सही है? ईटीवी न्यूज के लखनऊ से अजीत सिंह की रिपोर्ट। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है, लेकिन महाराजगंज में देश की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए नेपाली नागरिकों का भी आधार कार्ड बनाने का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर भारत नेपाल सीमा से सटे महाराजगंज जिले के नौतनवा इलाके की है। यहाँ देश की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए नेपाली नागरिकों का आधार कार्ड बनाने का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। इस आधार कार्ड सेंटर पर खड़े ये नेपाली नागरिक हैं, जिनसे 2 से 3 हजार रुपए लेकर खुलेआम आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। आप कहाँ रहती हैं? काठमांडू। तो यहाँ पे किस लिए आई हुई हैं? आधार कार्ड बनवाने? हाँ, आधार कार्ड बनवाने। नेपाल में रहती हैं? नेपाल में। नेपाल में रहती हैं। नेपाल के ये नागरिक आधार कार्ड बनवाकर दोहरी नागरिकता हासिल कर रहे हैं। इस गोरख धंधे के बारे में यहाँ के पूर्व विधायक का आरोप है कि ये सब तहसील प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है। लोगों ने व्यवसाय बना लिया। यहाँ दर्जनों दुकानें ऐसी हैं जो नेपाल के लोगों का रोज सैकड़ों की तादाद में आधार कार्ड बनाया जा रहा है, और इसमें पूरा तहसील प्रशासन लिप्त है, क्योंकि बिना लेखपाल के उसके और तहसीलदार के उसके आधार कार्ड नहीं बनता है। नेपाली नागरिकों का आधार कार्ड बनाए जाने के बारे में पूछे जाने पर एसडीएम साहब ने रटा रटाया जवाब देते हुए कहा है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। नेपाली नागरिकों की नियमतः आधार कार्ड नहीं बनाए जा सकते हैं, और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है। जांच कराकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम साहब भले ही जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हों, लेकिन फिलहाल भारत नेपाल सीमा पर आधार कार्ड के जरिए दोहरी नागरिकता का खेल जारी है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब इस गोरख धंधे पर लगाम लगेगी। रवि अनिल त्रिपाठी, ईटीवी न्यूज, महाराजगंज। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।